नमस्कार दोस्तों। अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है कि तमिलनाडु के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इजिप्ट में मिली है और वो 2000 साल पुरानी है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है और ये इतना पुराना जो इंडिया और एक तरीके से इजिप्ट का लिंकेज है, इसका क्या मतलब हो सकता है। बेसिकली देखें यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है या तो रिटर्न स्क्रिप्चर्स मिले हैं या फिर रॉक कट आर्किटेक्चर। जैसे मान लो ये वॉल है, इस पर अगर किसी को इसको थोड़ा बहुत कट करके इसके किसी भी तरीके की इंस्क्रिप्शन या फिर लैंग्वेज लिखी जाती है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस या स्क्रिप्चर्स। तो ये इजिप्ट में मिले हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस इंडिया और इजिप्ट का इसका मीनिंग ये हो सकता है कि इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन काफ़ी पुराना है। तो बेसिकली देखें न्यूज़ क्या है कि 2000 साल पुरानी जो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर मिली है, इजिप्ट के वैली ऑफ किंग्स में मिली है। ये वैली ऑफ किंग्स है इजिप्ट की और यहाँ ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शन है ये मिली है। अब देखें यहाँ पर बेसिकली क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। इसका मतलब ये है कि ये एंशिएंट तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, मतलब जो रिटर्न लैंग्वेज है वो रिटर्न स्क्रिप्ट है वो कहाँ पर मिली है, इजिप्ट की वैली ऑफ किंग में। देखें वैली ऑफ किंग यहाँ पर है, ये इधर रेड सी हो गया और रेड सी के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, नाइल रिवर इधर से इधर अफ्रीका से आके कहाँ ड्रेन आउट होती है मेडिटेरेनियन सी में। तो ये हो गई वैली ऑफ किंग्स। इस वैली ऑफ किंग्स मतलब ये एक तरीके से ऐसा समझे थे कि नाइल रिवर, कई सारी ऐसी सिविलाइजेशन है जो बेसिकली रिवर के बैंक पे एस्टेब्लिश होती है और वो वहीं पर ग्रो करती है। और जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देखा गया कि वो रिवर के बैंक पे थी। इसका मतलब ये है ये एंशियंट टाइम में भी ये जो ट्रेड का रूट रहता था और लोग जो यहाँ पर रहते थे इंस्क्रिप्शंस वगैरह एक तरीके से ड्रॉ करते, तो ये भी रिवर के आसपास ही था। तो वैली ऑफ किंग, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिटी है लक्सर, इस लक्सर के पास में है ये वैली ऑफ किंग। यहाँ पर ये क्या मिली है, इंस्क्रिप्शंस मिली है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। रिसर्चर्स ने क्या फाइंड करा है कि 30 इंस्क्रिप्शंस मिली है, किसमें, तमिल ब्राह्मी और तमिल ब्राह्मी लैंग्वेज जो मैक्सिमम है जो कि 20 है, लेकिन इसके साथ साथ अदर लैंग्वेज भी है जैसे संस्कृत हो गई, प्राकृत हो गई, ये लैंग्वेज भी यहाँ पर मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेम, इसका मतलब देखें कोई ना कोई पर्सन जैसे इंडिया से निकल के यहाँ पे गया ही होगा, उसी ने यहाँ पर क्या किया होगा, ये सब ड्रॉ की होगी या फिर ये सब ड्रॉ करवाई होगी। तो सबसे प्रोमिनेंट नाम इसमें निकल के आता है शिकाई कोरान। शिकाई कोरान बेसिकली एक तमिल मर्चेंट था, विजिटर था, उसी ने यहाँ पर ये क्या करवाई थी, ड्रॉ कराई थी। और इसने अपना नाम भी एक तरीके से ड्रॉ कराया कि शिकाई कोरान केम एंड सो। इसका मतलब वो यहाँ आया था और उसने ये सब चीज़ें देखी, उसके बाद में इसको प्रमोट किया था, राइट। तो ये है कि आपकी डेटिंग के अकॉर्डिंग पता लगा है कि फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी बीसी तक की है, सी तक की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो तमिल ट्रेडर्स मर्चेंट्स वगैरह थे, ये रोमन एरा के टाइम पे इजिप्ट में इन्होंने विजिट किया था। ये इंपॉर्टेंट एविडेंस है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो कल्चरल लिंक है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसका मतलब तो फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी बीसी के टाइम का लिंक इंडिया और इजिप्ट के बीच का है, राइट। तो वैली ऑफ किंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी है, इसके नीचे इसके साउथ में है नाइल रिवर, इसके पास से गो थ्रू करती है, प्लस रेड सी के पास में एक बड़ी सी सिटी है लक्सर, उसके पास में वैली ऑफ किंग है, राइट। तो ये वैसे ही ये देखें लक्सर और ये जो वैली ऑफ किंग है ना, इस तरीके की टॉम के लिए ऑलरेडी फेमस होती है, राइट। तो अब हम देखते हैं तमिल ब्राह्मी लैंग्वेज है क्या। बेसिकली ये क्या है, एक लैंग्वेज है एंशियंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इसको क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट करा गया और इसको वहाँ से डिराइव किया गया, राइट। ये बेसिकली कब यूज़ होने स्टार्ट हुई थी, थर्ड सेंचुरी बीसी, मतलब थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी सी, इन दोनों के बीच से मेजॉरिटी इसका क्या है, ओरिजिन माना जाता है। और वहाँ पर ये मैक्सिमम यूज़ होती थी, स्पेशली कहाँ पर, इस रीजन में देखे सदर्न स्टेट में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका, इस वाले रीजन में ये मैक्सिमम क्या की जाती थी, यूज़ की जाती थी, राइट। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर इसमें तमिल लैंग्वेज में क्या क्या किए जाते थे, तमिल साउंड में नॉट फाउंड इन द अर्ली प्राकृत लैंग्वेज। ये अडेप्ट किसे की गई थी, देखो इट वाज अडेप्टेड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट बाय एडिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट तमिल साउंड। ये तमिल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें एडिशन के से बनी है, राइट। तो ये जनरली मिलती कहाँ पर, ये जनरली मिलती देखें केव वॉल्स वगैरह हो गए, पोट्री होगी, कॉइन्स हो गया। स्पेशली इंपॉर्टेंट ये जैसे देखें ट्रेड रूट वगैरह हो गया ना, इस पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन था। इससे क्या होता था, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई ट्रैवलर मैरीटाइम ट्रेड कर रहा हो और मैरीटाइम ट्रेड में वो अगर उसको अपने सिंबल्स वगैरह ड्रॉ करने हैं तो ये किसका यूज़ करता था, इस तमिल ब्राह्मी लैंग्वेज का यूज़ करता था। सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ इट। मैंने अभी बताया कि ये मेजरली यूज़ कहाँ होती थी, कर्नाटक, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया और इधर श्रीलंका वाला रीजन हो गया, इसमें मेजरली ये क्या होती थी, यूज़ होती थी। इसका मतलब सदर्न स्टेट्स में यूज़ होती थी। और इसका ओरिजिन कब हुआ था, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी सी के बीच में ही मेनली इसको देखा गया है। और डिराइव किससे हुई है, एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, राइट। सो
इसका इस इंस्क्रिप्शन पे कौन कौन से नेम मिले, अभी तो हमने डिस्कस किया सिकाई कुरान। सिकाई कुरान का मतलब सिकाई कुरान केम एंड सो, मतलब वो वहाँ गया था इजिप्ट में और उसने ये सब चीज़ें देखी। इसका मतलब वो ट्रेड एक मर्चेंट था, तमिल मर्चेंट था जो वहाँ पर आता जाता रहता था। दूसरा इंपॉर्टेंट नेम मिला है कुरान, इसका मतलब है विक्टोरियस वन। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी वॉरियर आइडेंटिटी डिक्लेयर करी। इसका मतलब क्या है कि उसने मर्चेंट में वो लार्ज स्केल पे ट्रेड करता था और बहुत बड़े लेवल पर उसका क्या था, मर्चेंट पे अपना एक तरीके से डोमिनेंस था। इसीलिए उसने उसने खुद को क्या दिखाया, वॉरियर दिखाया, मर्चेंट दिखाया, मर्चेंट वॉरियर दिखाया, राइट। तीसरा था सतान। इसका सिंपल मतलब है कि ये भी इस स्क्रिप्ट में मिलता है, सतान नेम। और फोर्थ नेम है जो पनाई या पनन, वो बेसिकली किससे लिंक है, एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप है तमिलनाडु का या फिर तमिल सोसाइटी का, उससे ये लिंक्ड है। तो ये नेम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ये यहाँ से क्या करते थे, इंडिया से ट्रेड रूट करते करते कहाँ जाते थे, इजिप्ट जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोमन एम्पायर के टाइम पे ही ट्रेड इंडिया और इजिप्ट के बीच में था। इसका मतलब ये ग्लोबलाइजेशन आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, एंशिएंट टाइम में भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी, राइट। तो इसका मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है 2000 साल पुरानी इजिप्ट में पाई गई है या फिर फाउंड हुई है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, ये क्या बताता है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस का। इसका मतलब ये है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में भी एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड के लिंक थे। देखिए मैरीटाइम ट्रेड लिंक यहाँ से देखिए, मान लो अगर मैं इंडिया से बात करूँ तो यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए इधर ये रेड सी हो गया, रेड सी से के पास से इधर अरेबियन वर्ल्ड में था, ये पर्शियन गल्फ हो गई ईरान वाली, और इधर ये रेड सी वाला मैटर हो गया। तो इसका इधर इसका मतलब इंडिया के पूरे ये एंशिएंट ट्रेड लिंक भी डेवलप थे, राइट। ये देखें आप, ये जो रेड में डिनोटेड है ये सब क्या है, एंशिएंट ट्रेड लिंक्स हैं। इसका मतलब ये है कि अपना ट्रेड लिंक कोई बहुत आज का नहीं है, बहुत पुराना है, राइट। और दूसरा ये भी बताता है कि डायरेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी था। देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक क्या नहीं हो सकता, ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड के लिए बेसिकली क्या चाहिए, लोगों में आपस में डीलिंग होनी चाहिए, राइट। और इसका मतलब ये है कि रोमन ट्रेड नेटवर्क के साथ में भी अपना इंटीग्रेशन था, इवन 3rd सेंचुरी BC के टाइम पे भी, राइट। इसका मतलब ये है कि अपने कल्चरल फुटप्रिंट जो थे वो अब्रॉड में भी है, इजिप्ट तक। इसका मतलब अपने अरेबियन वर्ल्ड से लेके एक तरीके से मिडल ईस्ट और इजिप्ट और यूरोप तक भी अपने क्या है, कल्चरल फुटप्रिंट है, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अर्लियर एक तरीके से क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एविडेंस है। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, उस टाइम भी एंशिएंट ट्रेड रूट थे और इन ट्रेड रूट से ट्रेड होता था। और यही ट्रेड रूट ऐसा बताते थे बेसिकली कि ग्लोबलाइजेशन इट्स नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, इट वॉज एन एंशिएंट कॉन्सेप्ट एज वेल, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अपना एंशिएंट कॉन्टैक्ट उस टाइम भी इजिप्ट के साथ था, ये कोई नया कॉन्टैक्ट नहीं है। प्लस दूसरा इंडो रोमन ट्रेड का एविडेंस देता है कि उस टाइम अपना ट्रेड उस टाइम भी स्ट्रेंथन था इजिप्ट के साथ में, आज नहीं। इसका मतलब क्या है, ग्लोबल मेडिटेरेनियन ट्रेड नेटवर्क जो थे उसमें इंडिया का जो रोल था उस टाइम भी था, आज का ये कोई मॉडर्न एरा का एक तरीके से एविडेंस नहीं है, एंशिएंट एविडेंस है, राइट। तो एक तरीके से ये भी बताता है कि एशियन राइटिंग्स का मेनलैंड इजिप्ट में बहुत बड़ा रोल है, और वो यहाँ के जो ट्रेडर थे वो इजिप्ट में आते जाते थे, मेजरली ट्रेड करते थे। और इस ट्रेड से क्या होता था, बेसिकली लिंकेजेस अपने अच्छे होते थे, राइट। तो ये मैरीटाइम स्ट्रेंथ भी बताता है किसका, तमिल कलम का, राइट। कि यहाँ से तमिलनाडु से क्या होता था, लार्ज स्केल पे ट्रेड भी होता था और यहाँ के ट्रेडर वहाँ पे वेल नॉन भी थे। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि देखें एक ट्रेडर था कुरान, उसने अपने आप को क्या बताया था, वॉरियर बताया था, मर्चेंट बताया था। किसका मर्चेंट, मर्चेंट वॉरियर था बेसिकली, कि हम वो इतना बड़ा ट्रेड पर्सन था, इतना बड़ा लार्ज स्केल पे क्या करता था, ट्रेड करता था, राइट। तो इनकी नेविगेशन स्किल्स, इकोनॉमिक पावर, ये सब चीज़ें बताती है कि तमिल सोसाइटीज एंशिएंट टाइम पे भी से ही दे वर वेरी प्रॉस्परस राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू टिल नाउ, राइट। और ये ग्लोबल हिस्ट्री के नैरेटिव्स को भी क्या करता है, रीराइट करता है। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, इट वाज एन एंशिएंट कॉन्सेप्ट एज वेल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अभी अगर फाइंडिंग्स होगी तो हो सकता है आगे भी यूरोप में भी ऐसी कई सारी तरीके की चीज़ें मिले, क्योंकि ट्रेड रूट्स आज के नहीं थे। ट्रेड रूट देखें, ये मिडल ईस्ट पे तो थे ही, इस इजिप्ट से होके मेडिटेरेनियन सी से होके आगे भी हो सकता है कोई ना कोई ट्रेड रूट जरूर रहा होगा, एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड रूट। तो ये हो सकता है आगे भी इस तरीके की चीज़ें शो करे या फिर निकल के आए। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो ट्रेड हिस्ट्री है, कल्चर है, वो कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो ये इसके इम्प्लीकेशन है। आप लोग क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू।